दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और इस नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग निषेचन व अंत्यारोपण जो आपकी कक्षा 12 जीव विज्ञान क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 मान लीजिए या 2 मान लीजिए, क्योंकि कई बोर्ड के अंदर थोड़ा आगे पीछे है कि तीसरा चैप्टर है, वो पहला चैप्टर हटा दिया गया कईयों में, तो कईयों में नहीं हटा है, तो वहाँ पर ये तीसरा है और जिनमें हटा दिया गया है वहाँ पर दूसरा है। जो भी चैप्टर का नाम है मानव जनन। मानव जनन के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था क्या आर्तव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वीडियो और पिछली वाली वीडियो, सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सीक्वेंस बनाकर पढ़ेंगे, मतलब आपको ये पहले वाले टॉपिक कवर हो रहे हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा, वरना थोड़ा टफ है ये चैप्टर, थोड़ा सा आपको समझना टफ लग सकता है। लेकिन आपने अगर पहली वीडियो से लेकर सारी वीडियो अब तक की मेरी देखी है तो आपको समझ में आएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपने पढ़ रखा है तो भी आपको समझ में आने वाला है, अगर नहीं पढ़ा है तो शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन सिंपल सी बात है कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना और युग्मनज बनाना क्या है फर्टिलाइजेशन। मिलने को एक और शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किया जाए, संलयन। संलयन भी बोला जा सकता है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन यानी मिलना क्या है युग्म निषेचन, और मिलकर क्या बनाते हैं युग्मनज यानी जाइगोट बनाते हैं। गतिशील शुक्राणु मादा की योनि द्वारा गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। अभी मैंने कहा अब गर्भाशय ग्रीवा योनि ये सब क्या है आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मादा जनन तंत्र को पढ़ रखा है, उसे अच्छी तरीके से समझ रखा है, तभी आपको समझ में आएगा। गतिशील शुक्राणु, शुक्राणु में क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं गति करते हैं। ठीक है, तो गति करते हैं। गतिशील शुक्राणु मादा की योनि, मादा यानी फीमेल की वेजाइना के अंदर, वेजाइना द्वारा गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय की ग्रीवा यानी नेक से होते हुए कहाँ प्रवेश करते हैं गर्भाशय के अंदर, यूरेटस के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, उसके बाद अंडवाहिनी के तुम्बिका नली क्षेत्र में निषेचन क्रिया। तो पूछ सकता है निषेचन क्रिया कहाँ होती है, तो ओविडक्ट अंडवाहिनी के तुम्बिका नली क्षेत्र में ये क्रिया होती है निषेचन की। निषेचन तभी संपन्न होता है जब शुक्राणु व अंडाणु एक ही समय पर तुम्बिका नली का क्षेत्र में पहुंच जाए, तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाए। तुम्बिका को एक और नाम दिया जाता है इंग्लिश में एम्पुला। एम्पुला रीजन में पहुंच जाए शुक्राणु एक ही टाइम पर, तभी क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, गतिशील शुक्राणु होंगे, वो क्या करेंगे मादा की योनि द्वारा गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए कहाँ पहुँचेंगे गर्भाशय में। गर्भाशय के बाद ये कहाँ जाएंगे अंडवाहिनी, अंडवाहिनी के तुम्बिका नली का क्षेत्र में पहुँच जाएंगे, वहाँ पर क्या होगी निषेचन क्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा निषेचन तभी संपन्न होगा जब शुक्राणु व अंडाणु एक ही समय पर तुम्बिका क्षेत्र में पहुँच जाए। अब आगे बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तो निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी आवरण जोना पेल्यूसिडा के संपर्क में आता है। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि अंडाणु के बाहर क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है जोना पेल्यूसिडा। अभी हम एक और बार देखेंगे कि जोना पेल्यूसिडा क्या है, कौन सा आवरण होता है, डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे भी पढ़ा रखा है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के संपर्क में जब शुक्राणु आएगा, ठीक है, और अतिरिक्त शुक्राणु के प्रवेश करने से रोकने के लिए जोना पेल्यूसिडा के स्तर में बदलाव करता है। शुक्राणु क्या करेगा, जो अतिरिक्त शुक्राणु है वो अंडाणु तक ना पहुँचे, क्योंकि फर्टिलाइज सिर्फ एक शुक्राणु एक ही अंडाणु से हो सकता है, कभी भी दो शुक्राणु एक अंडाणु से फर्टिलाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो एक शुक्राणु जो निषेचित होगा अंडाणु के साथ फर्टिलाइज्ड होगा, वो अन्य शुक्राणु को रोकने के लिए क्या करेगा, जो आपका स्तर है जोना पेल्यूसिडा या आवरण है उसमें कुछ बदलाव करेगा, उसकी संरचना में कुछ बदलाव करेगा। ठीक है, इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु एक ही शुक्राणु क्या करता है द्वारा निषेचित होगा। अब देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन का डायग्राम किस प्रकार से पहुंचते हैं शुक्राणु, ये देखिए। ठीक है,
तो मैंने आपको बताया ये है बाहर की तरफ, ये है शुक्राणु गतिशील के लिए पूंछ पाई जा रही है, ये इसका मिडल वाला भाग, ये है इसका एक्रोसोम, यहाँ पर है ये शीर्ष भाग। ठीक है, उसके बाद ये है कोरोना रेडिएटा। कोरोना को एक और नाम दिया जाता है किरीट, लेकिन मैं यहाँ पर कोरोना ही लिखूँगा, कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं, क्योंकि ये सिंपल नाम है। उसके बाद यहाँ पर ये जो पिंक कलर से मैंने शो किया है ये है परिपीतक अवकाश। उसके बाद ये है ग्रीन वाला जोना पेल्यूसिडा, इसमें कुछ बदलाव करता है ये कौन, स्पर्म, जिससे अन्य शुक्राणु इस तक नहीं पहुंच जाते। ये देखिए जोना पेल्यूसिडा से तक नहीं पहुंच पा रहे, इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए हैं। सिर्फ ये शुक्राणु पहुंच पाता है आगे। ठीक है, तो ये शुक्राणु ही एक अंडाणु से फर्टिलाइज्ड होगा। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो एक्रोसोम मैंने आपको पहले भी बताया था, शुक्राणु के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, इसमें कुछ एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, तो एक्रोसोम अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करने में मदद करता है। एक्रोसोम यानी जो शीर्ष में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं वो कोशिका द्रव्य में, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करने में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द्वितीयक अंडक के अर्धसूत्रीय विभाजन को प्रेरित करता है। कौन, एक्रोसोम। दूसरा अर्धसूत्रीय विभाजन असमान होता है। इसके बाद द्वितीय ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। द्वितीयक अंडक क्या होता है, अंड जनन की क्रिया मैंने आपको जब बताई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो ओगोनिया होंगी, अंड जननी होंगी, उससे दो प्रकार के अंडक बनेंगे, प्राथमिक अंडक और द्वितीयक अंडक। उसमें से ये एक है द्वितीयक अंडक। इस द्वितीयक अंडक में होगा अर्धसूत्रीय विभाजन, मियोसिस, जिससे ये प्रेरित होगा। दूसरा अर्धसूत्रीय विभाजन क्या होगा, असमान होगा। इसके बाद द्वितीय ध्रुवीय पिंड की रचना होगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि द्वितीय ध्रुवीय पिंड की रचना किसके द्वारा होगी, अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा। किसके अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा, द्वितीयक अंडक। ठीक है, और एक क्या बन जाता है, अगुणित अंडाणु बन जाता है इस द्वितीयक ध्रुवीय पिंड से। ठीक है, और शीघ्र ही शुक्राणु और अंडाणु के केंद्र का आपस में संलित हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, जाइगोट यानी द्विगुणित युग्मनज बना लेते हैं, जो कि क्या होती है, 2-1 स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, द्विगुणित यानी 2-1 होती है, गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा निषेचन के बारे में। और आगे देखते हैं कि निषेचन में क्या क्या क्रियाएं होती है। वैसे तो ये टॉपिक लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, हम लोग आपकी चैप्टर नंबर 4 या 5 जो भी हो, जिसका नाम है वंशागति के एवं विविधता के सिद्धांत, उसमें पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी में कुछ लाइनें दी गई हैं जिनको पढ़ना जरूरी है। क्या है, देखिए, स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX, मान लो कि स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप क्या है, XX, और पुरुष में क्या है, XY। ठीक है, तो इसीलिए स्त्री द्वारा उत्पादित अंडाणु में युग्मक भी क्या होगा, X होगा। ठीक है, तो यहाँ पर युग्मक क्या होगा, X होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया पुरुषों में क्या बनते हैं, 50% तो X बनेंगे युग्मक और 85% Y बनेंगे। अब ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से ही लिंग का निर्धारण किया जा सकता है कि कौन सा युग्मक। अब मैंने आपको बताया, अब देखिए, अंडाणु में आया पहले X और फिर शुक्राणु में या तो Y आएगा या X आएगा। दो प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, 50% X और 50% Y, बता दिया। उसके बाद ये X और एक Y मिलेगा, क्या होगा, XY। अब XY द्वारा ये स्टेज बन गई ना, वापस पुरुष ही बनेगा। तो यहाँ से मतलब अगर X और Y, अंडाणु का X युग्मक और शुक्राणु का Y युग्मक अगर मिल रहे हैं, तो जो संतति उत्पन्न होगी, जो जाइगोट बनेगा, जो भ्रूण बनेगा, वो क्या होगा, एक नर होगा, पुरुष होगा, लड़का होगा। इससे आप लिंग का निर्धारण भी कर सकते हो निषेचन की क्रिया से। अगर यहाँ पर शुक्राणु में युग्मक कौन सा है, X है, और X यहाँ से आ गया तो 2X मिल गए, तो यानी क्या होगी, मादा यानी लड़की होगी। ठीक है, तो इससे क्या किया जा सकता है कि कौन सा युग्मक, शुक्राणु का कौन सा पार्ट, X वाला पार्ट जुड़ रहा है या Y वाला पार्ट जुड़ रहा है अंडाणु के साथ, तो उससे क्या किया जा सकता है, डिसाइड किया जा सकता है कि संतति कैसी होगी, नर लड़का होगा या मादा लड़की होगी। तो ये आपको पढ़ना होता है। वैसे हम इनसे डिटेल में पढ़ेंगे वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर के अंदर। तो अब बात करते हैं निषेचन पाश्च घटनाएं। यहाँ से आती हैं आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें जो आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो ध्यान से देखेंगे सभी। निषेचन पश्च घटनाएं। पहली निषेचन पश्च घटना का नाम है विदलन क्लीवेज। क्लीवेज विदलन क्या होता है? पहली बात, निषेचन के बाद युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा उत्तरोत्तर छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, इसे विदलन कहते हैं। यानी विदलन में सिंपल भाषा में कहूँ तो एक तरीके का समसूत्री विभाजन है, ठीक है। यानी जब आपके निषेचन के बाद शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होगा, वो आपस में फर्टिलाइज्ड होंगे, तो उनके द्वारा जो युग्मनज या जाइगोट बनेगा उनमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, जिससे वो छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? विदलन। यह बहुकोशिकीय प्राणी निर्माण की प्रथम प्रावस्था है। यानी मनुष्य के निर्माण की, यानी जो नई संतति बनेगी उसके निर्माण की पहली प्रावस्था कौन है? विदलन है। पहली प्रावस्था विदलन क्लीवेज। उसके बाद कोरक खंड। कोरक खंड क्या होते हैं? विदलन के बाद निर्मित पुत्री कोशिकाओं को कोरक खंड कहते हैं। मैंने आपको बताया विदलन के द्वारा छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित होगा, फिर उनसे पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, उनको ही क्या कह दिया? कोरक खंड कह दिया, ठीक है। उसके बाद 8 से 16 कोशिका कोरक खंडों वाले। अब कोरक खंड मिलकर क्या बनाते हैं? भ्रूण बनाते हैं। तो 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को क्या कहते हैं? मोरुला प्रावस्था कहते हैं, ठीक है। अब भ्रूण कौन सी प्रावस्था में आएगा? मोरुला में। इसे क्या कहते हैं? 8 से 16 वाली होगी तो मोरुला, उसके बाद 32 वाली होगी तो गेस्ट्रुला बोलते हैं। इतने आपका काम का नहीं है, क्योंकि आप ये हायर क्लास में पढ़ते हो, जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है वो पढ़ लो आप। अब ये मोरुला होगी, ये क्या होगी? लगातार विभाजित होता रहेगा। जैसे जैसे ये गर्भाशय की ओर बढ़ता है, ये कोरक पुट्टी यानी ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो सकता है। अब मोरुला ब्लास्टोसिस्ट यानी कोरक पुट्टी के रूप में परिवर्तित कब हो जाता है? जब ये गर्भाशय की ओर बढ़ता है। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं सारी की सारी, देखते चलना और साथ में नोट्स बनाते चलना, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं। परिवर्तित हो गया ब्लास्टोसिस्ट के रूप में। अब ब्लास्टोसिस्ट में कोरक खंड बाहरी परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में, यानी क्या बोला था? ब्लास्टोसिस्ट यानी पुट्टिका, ठीक है। पुट्टिका में कोरक खंड क्या होते हैं? बाहरी परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसे ट्रोफोब्लास्ट या पोस्कोरक कहते हैं। पोस्कोरक क्या है? ब्लास्टोसिस्ट में कोरक खंड बाहरी परत के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? पोस्कोरक कहते हैं। कोशिकाओं के भीतरी समूह है जो पोस्कोरक से जुड़े होते हैं। कोशिकाओं के भीतरी समूह हैं जो पोस्कोरक से जुड़े होते हैं, उन्हें अंतर कोशिका समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर कोशिका समूह, ठीक है। अब पोस्कोरक स्तर गर्भाशय के अंतर स्तर में संलग्नित हो जाता है। अब पोस्कोरक स्तर जो व्यवस्थित हुआ था ब्लास्टोसिस्ट का बाहरी परत के रूप में, और भीतरी समूह को अंतर कोशिका समूह का, ये सब मिल जाएंगे ब्लास्टोसिस्ट के चारों बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएंगे? अंतस्तर में, गर्भाशय के अंतस्तर में क्या हो जाते हैं? संलग्नित यानी जुड़ जाते हैं। अब जो हमारी मेन बात थी अंतरोपण। अंतरोपण क्या होता है? कोरक पुट्टी। अब ये जो कोरक पुट्टी बनी, इसके 2 स्तर बने। बाहरी स्तर को हमने बोला, क्या बोला? पोस्कोरक। भीतरी स्तर को हमने बोला अंतर कोशिका समूह। ये सब मिलकर हमने बना ली ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुट्टी क्या हो जाती है? गर्भाशय के अंतस्तर में स्थापित हो जाती है। वहीं से आगे प्रोसेस चलती है, तो इसे हम बोलते हो अंतरोपण। अंतरोपण यानी कोरक पुट्टी का गर्भाशय में स्थापित हो जाना, अंतस्तर में स्थापित हो जाना क्या कहलाता है? अंतरोपण कहलाता है। आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने पूरा टॉपिक जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसका नाम निषेचन एवं अंतरोपण है, उसको हमने डिटेल से पढ़ा। निषेचन क्या होता है, अंतरोपण कैसे होता है, यानी जो जाइगोट से आगे क्या बनता है? भ्रूण बनता है। भ्रूण या कोरक पुट्टी गर्भाशय के अंतस्तर में स्थापित हो जाती है, इसे अंतरोपण कहते हैं। अंतरोपण क्या होता है? इन सब के बारे में हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करा है। थोड़ा कम समझ में आया है, वीडियो दोबारा देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। साथ में नोट्स बनाइए, उनको याद करिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।